फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रैच एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सीटेट का पेपर हुआ था 12 जनवरी 2022 को, और इसका जो है मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आ रखा हूँ। और आज है यहाँ पे लिया हुआ है मैंने लैंग्वेज का, यानी आपकी या तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी या आपकी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी होगी। तो एक ना एक आपकी लैंग्वेज जो है यहाँ पे हिंदी होगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 91 से और 120 क्वेश्चन है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30। और यहाँ पे फ्रेंड जो ये क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए, अभी 24 जनवरी को हमारा जो है सीटेट का एग्जाम है, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो है बेनिफिशियल है। अदरवाइज स्टेट टेट हो गया या सुपर टेट हो गया, कोई भी टेट होता है तो उसके लिए जो है क्वेश्चन बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है मैं जो है पेडागोजी से संबंधित या अन्य जो पेपर हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर चुका हूं। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड का टेट का पेपर भी मैंने जो है अपलोड करके वहां पे आंसर की डाल रखे हैं, तो आप उन क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज हम यहाँ पे देखते हैं भाषा थर्ड, भाषा हिंदी। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश को हमें पढ़ना है। सबसे पहले है, सत्य ही जीवन है। यह सर्वशक्तिमान, दिव्य चमत्कारी, सर्वगुण संपन्न एवं सद्गुणों को प्रदान करने वाला है। यह व्यक्ति की आध्यात्मिक, परोपकारी, दानी, ज्ञानी, सबके भले में अपना भला देखने वाला हो बनता है। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं, झूठ मिथ्याचरण के बराबर कोई पाप कर्म नहीं। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी हृदय के ईश्वर का वास होता है। और इस नाशवान और तरह तरह की बुराइयों से भरे संसार में सच बोलना सबसे बड़ी और सहज सरल तपस्या है। आज तक हमारे देश की पवित्र एवं पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया का जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया। यह एक ऐसे महान व्यक्ति थे, राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने पूरी मानव जाति को हकीकत के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया, और वह अपनी यथार्थवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी पथ से नहीं डगमगाए। ऐसे ही हम भी वास्तविकता और जीवन के को अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता, या फिर वह सिर्फ अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता। वह सबको सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह संपूर्ण मानव जाति के लिए यह सब कुछ करता है। उसका जीवन करुणा और संपूर्ण का होता है। अब यहाँ पे जो है 91 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमें बताना है। सबसे बड़ी तपस्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि सबसे बड़ी तपस्या किसे कहते हैं? सत्य बोलना। अगर सत्य बोलना तो वही हमारी सबसे बड़ी तपस्या हो जाती है। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं। इस पंक्ति को जो है यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया है? तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजा हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं? तो 93 का राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। किसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है? 94 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आध्यात्मिक व्यक्ति का। आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन करुणा और समर्पण का जीवन होता है। वह अन्य प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखता है तथा उनके लिए सब कुछ समर्पित करता रहता है। 95, सत्य के लिए सदैव राजा हरिश्चंद्र को ही क्यों याद किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजा हरिश्चंद्र ने अनेक कष्टों व संघर्षों के बावजूद भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 96, गद्यांशों में से किस गुण को सर्वोपकारी बताया गया है? 96, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे 96, परोपकार का भाव। परोपकार का भाव जो है गुण को सर्वोपरि बताया गया है, और दूसरों पर उपकार करना ही परोपकार है। जो व्यक्ति परोपकार कार्य करते हैं वे सच्चे अर्थ से मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं। महापुरुष का उचित समास विग्रह क्या है? 97, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा महान पुरुष। महापुरुष का उचित जो समास विग्रह होगा महान पुरुष होगा, और महान पुरुष में जो है कर्मधारय समास है। कुछ जो है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो 98 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, असत्य। सत्य, दानी, ज्ञानी, ये सभी
एक शब्द है लेकिन असत्य अलग हो जाएगा। गद्यांश में पाप किसके लिए उपयुक्त है? तो 99 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 झूठ बोलना। झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। इस पंक्ति से यह बात स्पष्ट होती है कि गद्यांश में पाप शब्द झूठ बोलना के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर पद्यांश दिया गया। तो डोरबेल बजती है, मैं दरवाजे खोलता हूँ, आगंतुक को नहीं, मैं नहीं जानता। वे अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं हम जनमानस की संवेदनाएं हैं। सुना है तुम संवेदनाओं का घर बनाते हो, अपनी कलम और कागज के साथ तुम क्यों नहीं लपेटे लेते? हम भी अपनी कलम और कागज के साथ अब इस संसार में हमारी जगह नहीं समझकर अतिक्रमण हटा दिया गया है। हमें पल भर के लिए रुकता हूँ, सोचता हूँ, हंसता हूँ और मन ही मन करता हूँ। शायद डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। क्वेश्चन नंबर 100। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बताएंगे, कविता के किस शब्द को संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है? तो अतिक्रमण। तो कविता जो है अतिक्रमण शब्द संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है। अतिक्रमण का अर्थ है मर्यादा का उल्लंघन या दुरुपयोग करना। कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं? तो 101 ऑप्शन नंबर 2 संवेदनाओं के प्रति। संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है? तो क्यों की गई है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगे। संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से इसलिए की गई क्योंकि संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी। इसका कारण यह है कि आज मनुष्य संवेदनाओं को महत्व नहीं दे रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब संवेदनाएं समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 103। जनमानस की संवेदनाओं को कागज कलम से समेटने का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 है कि जनमानस की संवेदनाओं की लिखित अभिव्यक्ति। जनमानस की जो संवेदनाओं को कागज कलम में समेटने का तात्पर्य है जनमानस की संवेदनाओं की लिखित अभिव्यक्ति। कागज कलम के माध्यम से जनमानस की संवेदनाओं को लिखकर अभिव्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 104। संवेदनाओं का घर बनाने से अभिप्राय है? तो क्वेश्चन नंबर 104 है ऑप्शन नंबर 1 मुख्य स्तर के रूप से संवेदनाओं को लेखन में शामिल करना। संसार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें नहीं बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 धरती। संसार का पर्यायवाची शब्द धरती नहीं है, दुनिया है, जगत है, जग है, लेकिन धरती जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है 106 पृथ्वी जो है धरती का है और यहाँ पे धरा हो गया, भूमि हो गया, भू हो गया, वसुंधरा हो गया, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। 106 क्षेत्रीय बोली है। तो क्षेत्रीय बोली क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्षेत्र की भाषा की वाक विशेषताएं। तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय बोली है वो क्षेत्र की वाक है, विशेषता है। यह एक क्षेत्रीय बोली जिसे रिजोल्यूट कर टोपोलेक्ट के रूप में भी जाना जाता है और किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाले भाषा का विशिष्ट रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के क्रमबद्ध में सत्य है? तो क्रमबद्ध में सत्य है क्वेश्चन नंबर 107 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में है? तो क्वेश्चन यहाँ पे जो है 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायक करती है। तो दिए गए विकल्प में से जो है प्रथम भाषा के संदर्भ में दिए गए द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य कथन है कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायक करती है और प्रथम भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो बच्चा अपने बचपन में बिना किसी औपचारिक शिक्षण के अनायासी सीख लेता है। द्वितीय भाषा वह भाषा है जो बच्चा औपचारिक रूप से विद्यालय से सीखता है। भारत में शिक्षा नीति में भाषा को किस रूप में जाना जाता है? तो 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 त्रिभाषा सूत्र फार्मूला के रूप में। भारत में शिक्षा नीति में भाषा को त्रिभाषा सूत्र फार्मूला के रूप में जानते हैं। त्रिभाषा सूत्र 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है। त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन नंबर 1 परिभाषित संदर्भों जैसे शिक्षा कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाती है। क्षमता भी को विकसित करना।
तो दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य परिभाषित संदर्भों जैसे शिक्षा कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाने की क्षमता को विकसित करना और दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र शिक्षार्थी में दक्षताओं यानी योग्यताओं का विकास करना होता है। और दक्षता योग्यता व्यक्ति को दिए गए कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने की योग्यता की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 111, शिक्षक को शिक्षा शास्त्र को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए सामग्री से। तो क्वेश्चन नंबर 111 ऑप्शन नंबर 3, सामग्रियों का शिक्षण शास्त्रीय संपादन। तो शिक्षक को शिक्षा शास्त्र को अपनाने के लिए समक्ष बनाने के लिए सामग्री में शिक्षा शास्त्र को सन्निहित करना सामग्रियों का शिक्षण शास्त्रीय संपादन कहलाता है। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहलाता है। इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है और शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ में आए। क्वेश्चन नंबर है 112, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है काव्य आनंद तथा विचारों के लिए। अब यहाँ पे जो है काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में काव्य आनंद की रसानुभूति एवं आनंदानुभूति की क्षमता का विकास करना है। काव्य में भाषा की अभिव्यक्ति कलात्मक रूप से होती है और प्राथमिक सौंदर्यानुभूति विकसित करना, काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, अस्थायी भावों को जागृत करना तथा कविता का सस्वर वाचन करना सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ठीक उसी तरह लिखने के लिए कहती है। वह श्रवण की कौन सी युक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करती है? तो ऑप्शन नंबर 4, ऊर्ध्वमुखी युक्ति। कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ठीक उसी तरह लिखने के लिए कहती है। वह श्रवण की ऊर्ध्वमुखी मुक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। ऊर्ध्वमुखी युक्ति का या कौशल द्वारा लिखे गए हुए श्रवण किए हुए परिच्छेद को समझने के लिए भाषा के छोटे छोटे घटकों पर जोर देते हैं और इसमें भाषा के मूलभूत घटक भाषा के अधिग्रहण में किस तरह से महत्वपूर्ण है यह जानने का अवसर शिक्षक को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक संदर्भों में शब्दों और छोटे वाक्यों के को भाषा खंडों के रूप में प्रयुक्त करता है जो समविश्लेषित पूर्ण के रूप में। इसके उपरांत वह संदर्भों में खंडों को शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करने के लिए देता है। शब्दावली सिखाने की यह कौन सी पद्धति या उपागम है? क्वेश्चन नंबर 114 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोश विषय उपागम। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को शब्दावली सिखाने की यह पद्धति या उपागम जिसमें शब्दों की खंडों में प्रयुक्त कर उन्हें संदर्भों के रूप में प्रयोग करना सिखाया जाता है, कोश विषय उपागम है। 115, संज्ञानात्मक रूप से शैक्षिक भाषा निपुणता डैश की ओर संकेत करती है। 115, तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशलों के लिए भाषा का प्रयोग। तो संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशलों के लिए भाषा के प्रयोग की ओर संकेत करती है। जब बच्चा पूर्ण रूप से भाषा में निपुणता प्राप्त कर लेता है तो वह अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशलों के लिए भाषा का प्रयोग करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखन का प्रक्रिया उपागम है और कौन सा लेखन का उत्पादक उपागम है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर यहाँ पे हमें बताना है। यहाँ पे जो है कूट यहाँ पे दिया गया है। कूट यहाँ पे क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 116, ए प्रक्रिया उपागम है और बी उत्पादन उपागम है। आप सभी जिस कक्षा में हैं उसे देखिए और अपने रास्ते के साथ अवलोकन करें। वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचनाएं एकत्र करें, विचारों बिंदुओं को लिखें, एक रूपरेखा विकसित कीजिए, मसौदा लिखिए, संपादन कीजिए और अंतिम उपयुक्त अनुच्छेदों को शीर्षक दीजिए। मसौदा लिखिए। सांप की आत्मकथा पर 200 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये प्रक्रिया उपागम है और बी उत्पादन उपागम कार्य कर रहा है। अब अपने रास्तों के साथ अवलोकन करें, वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचना एकत्र करें, विचारों बिंदुओं लिखें, एक रूपता विकसित करें, मसौदा लिखिए। इस तरह से जो है प्रक्रिया उपागम में पाठ्यचर्या संगठन की प्रक्रिया वर्तमान में प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है और इससे उद्देश्यों को परिभाषित नहीं किया जाता है बल्कि पाठ्यचर्या के प्रारूप को विकसित करने का पाठ्य वस्तु के ज्ञान को ही ध्यान रखा जाता है।
117 शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता। 117 तो ऑप्शन नंबर 4 है, भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति सचेतना और संवेदनशीलता को बढ़ाने। शिक्षार्थी में भाषा जागरूकता है, भाषा पढ़ने लिखने के प्रति सचेतना और संवेदनशीलता को बढ़ाने की ओर संकेत करता है। भाषा जागरूकता भाषा के प्रति संचेत होने की अवस्था है। भाषा के प्रति जागरूक होकर ही हम भाषा का प्रयोग पढ़ने लिखने के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नेटवर्क के प्रकार है। दिए गए विकल्पों में से जो है नेटवर्क के प्रकार नहीं है। भाषा शिक्षा दूसरी या विदेशी भाषा सीखने की प्रक्रिया और अभ्यास प्राथमिक रूप से अनुपयुक्त भाषा विज्ञान की एक शाखा है, लेकिन यह एक अंतः विषय के क्षेत्र हो सकता है। भाषा शिक्षा के लिए 4 मुख्य शिक्षण श्रेणियां हैं: संचार क्षमताएं, दक्षताएं, क्रॉस सांस्कृतिक अनुभव और कई साक्षरताएं। क्वेश्चन नंबर 119 पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य है। पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य क्या है? पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य साक्ष्य के रूप में समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरणों को एकत्र करना है और पोर्टफोलियो स्कूल स्तर पर तैयार किए जाते हैं और विशेष कसौटी तथा मानक पर आधारित होते हैं। विद्यार्थी इन मानकों का प्रयोग योजना बनाने, अपने साक्ष्य संकलन और प्रस्तुतिकरण तथा स्व अंकन के लिए निर्देश के रूप में प्रयोग करते हैं। यह कसौटियां और मानकों का प्रयोग अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के साक्ष्यों, आकलन और अंक अथवा ग्रेड देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के संदर्भ में रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। तो ये करती है ऑप्शन नंबर 1 सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। जो यहाँ पे है नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है और इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति से यह भी कहा गया कि किसी भी भाषा का थोपा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए। आपको जो है ये क्वेश्चन थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद जो है मैं 2022 में जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, इसी का जो सीटेट सेकंड का, तो उसको मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। और इससे पहले भी जो है मैंने सभी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, मैंने जो यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है तो आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी इसके बाद जो है मैं SST से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा तो उनको आप देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।